हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है न्यूज़ आई और मैं हूं सनाउल्लाह खान। प्रोग्राम की होस्ट अफसा कोमल आज ज़ाती मसरूफियात की वजह से दस्तयाब नहीं है, तो उनकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। नाजरीन, आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया और 1.5 साल बाद इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आज स्टेट बैंक ने यह भी एक्सेप्ट किया है, एक स्टोरी आई थी कि स्टेट बैंक ने मार्केट में रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए इंटरवेंशन की हैं और आज मॉनेटरी पॉलिसी का जो बयान जारी किया गया उसमें इस बात को एक्सेप्ट किया गया है। इन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस्लामाबाद और पाकिस्तान के टॉप के 3 इकानमी को कवर करते हैं रिपोर्टर वो मौजूद हैं। खलीक कियानी साहब डॉन से हैं। खलीक कियानी साहब बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब दी न्यूज़ से हैं। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया। और शहबाज राना साहब आप भी हमारे साथ हैं। कियानी साहब से हम पहले चलते हैं। कियानी साहब, मॉनेटरी पॉलिसी का आज अनाउंसमेंट हुई है और 1.5 साल तक जो इंटरेस्ट रेट 7% रहा था, आज उसमें 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। और किस तरह देखते हैं जब रुपये पे दबाव भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट आपकी बढ़ रही है, करंट अकाउंट उसमें भी इजाफा होने जा रहा है, इसके साथ साथ आपकी जो इंपोर्ट हैं उसकी वजह से बढ़ने की वजह से तिजारती खसारा भी बढ़ रहा है, तो इसका इम्पेक्ट क्या आएगा मार्केट पे और ओवरऑल इकानमी पे? सर, मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई डायरेक्ट एज सच कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना। सिर्फ बेसिकली जो मुझे समझ आती है कि वो सेंट्रल बैंक ने एक अपनी पोजीशन अपनी शो की है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट उनके लिए भी एक कंसर्न है, एक और दूसरा इन्फ्लेशन उनके लिए भी उतना ही बड़ा कंसर्न है और इन दोनों के ऊपर उनकी नज़र है। और बेसिकली उन्होंने एक डायरेक्शन दी है कि जी इस वक्त हम मार्केट में इंटरवीन कर रहे हैं इस 20.25 बेसिस पॉइंट के साथ, और अगर डायरेक्शन ऐसे ही रही तो फिर हम फुल फ्लैज हो सकता है जैसे पॉलिसी रेट को वो इंक्रीज़ करते रहते हैं उस तरफ जाए। बेसिकली ये 1-1.5 साल के बाद उन्होंने अपना पॉलिसी स्टांस जो है वो चेंज किया और मार्केट को ये डायरेक्शन दी है कि जी वो कंसर्न्स जो आप लोगों के हैं, जो मार्केट के कंसर्न्स हैं, वही कंसर्न्स हमारे भी हैं और हम उसके ऊपर फर्स्ट स्टेप हमने आज ले लिया। गोइंग फॉरवर्ड हम मज़ीद अगर ज़रूरत होगी तो ज़्यादा एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। कियानी साहब, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है अपने जो पॉलिसी बयान है आज का कि इंटरवेंशन की है मार्केट में रुपए को मुस्तहकम करने के लिए, जब रुपए जो डिवैल्यू है और डॉलर की जो वैल्यू है वो तेज़ी से बढ़ रही थी, इस पर स्टोरी भी एक आई थी और उसके साथ आज इसको एक्सेप्ट भी किया गया है और जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI की हुकूमत बड़ा बुरा समझती थी और बार बार ताने भी दिए जाते थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि मार्केट में इन्होंने डॉलर डाल के रुपए को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा। और आज स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस किया, उसका जो बयान जारी किया, उसमें एक्सेप्ट किया है कि इंटरवेंशन की है हमने लास्ट 2 से 3 माह के दौरान। सर, उसने इस स्टेटमेंट ने और इस जो कन्फेशन है इसने बेसिकली PTI की वो जो बयानिया था पिछले 3 साल से, बल्कि 4 साल से आप कह लें, उसको उन्होंने मस्मार करके रख दिया और उन्होंने बता दिया है कि जो चीज़ इसहाक डार साहब करते थे अगर वो नाजायज़ था तो हमने भी जब हमें ज़रूरत पड़ी वही उसी किस्म का जब सूरत हाल पैदा होना शुरू हुई तो हमने भी वही एक्शन लिए, बावजूद इसके कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की तरफ गए हुए हैं, जबकि उस वक्त हमारा ब्लेम ये था कि जी वो बड़ा कंट्रोल्ड इकानमी है और मॉस्को स्टाइल के ऊपर वो चल रहे हैं और वो हर चीज़ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। तो आज उन्होंने उस पॉलिसी को मस्मार करके रख दिया और वो बयानिया बेसिकली दोनों चीज़ों के ऊपर आप देख लें, करंट अकाउंट नून लीग का या पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा जो क्राइम होता था वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता था। अब वो क्राइम जो है वो दोबारा 2.5 साल तक हमने पीटा कि वो जो सरप्लस था, हमारी अचीवमेंट थी सरप्लस की, वो हम दोबारा हम वापस डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी से गए। आप देखें कि पिछले 2-3 महीने में बड़ा क्विकली ओवरटर्न किया, सरप्लस से हम डेफिसिट में गए और डेफिसिट से में भी आप नेट डेफिसिट अगर देखें तो तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर का बनता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर ऐसी सूरत हाल में जाके हमने एग्जैक्टली वही एक्शन किया
जो हम इसाक डार को ब्लेम करते थे कि उन्होंने करेंसी एक्सचेंज रेट को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए पता नहीं 5 अरब या 7 अरब या 10 अरब रुपए मार्केट में जला दिए थे, हमने वही काम दोबारा किया एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के साथ। ठीक है मेहताब साहब, आप क्या समझते हैं जो आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और ओवरऑल जो है ग्रोथ का, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमने ग्रोथ की तरफ जाना जिससे एम्प्लॉयमेंट भी हो और लोगों की आमदन में भी इजाफा हो, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे शुरू में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़्यादा एक्सचेंज रेट एंकर को इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ वो मैनेज तरीके से इंटरवीन भी करते रहे, लेकिन आपने देखा कि पिछले 4 से 5 माह में 152 से जो है वो रुपया गिरकर 169 तक और 170 के करीब तक पहुंच गया। तो बुनियादी तौर पे उसका बुनियादी मकसद ये था कि आपकी एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंसिव किया जाए, लेकिन वो एग्जॉस्ट हो गया जब इम्पोर्ट्स को जो है वो एक्सपेंसिव किया जाए और इम्पोर्ट्स जितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं उसमें कमी लाई जाए। तो ये बुनियादी तौर पर ये उस जो पॉलिसी रिफ्लेक्शन थी, ये बुनियादी तौर पर ये साबित करती है कि वो जो है वो नाकाम हो गई, अब उसका काम नहीं रहा। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए जो डिमांड है, जो बेसिकली इकॉनमी हीटअप की तरफ जा रही है, उसको सप्रेस करने के लिए ये ज़रूरी था कि आप जो है वो इसको मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करें। ये सिर्फ मुझे रिफ्लेक्ट किया। शाह जी, एक तरफ ये कहते हैं हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, फिर आप इकॉनमी जो हीटअप हो रही है उसको आप कूल डाउन करने जाते हैं। बुनियादी तौर पे आपका जब भी आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो 2 प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होती हैं। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपका फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट अगर आप 3 सालों में पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान देखें तो एवरेज तकरीबन 8% के लगभग रहा है। तो उसके टाइम लैग के बाद जैसे ही फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है, टाइम लैग के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट ने भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पीटीआई जिस बात पे शादियाने बजा रही थी और दूसरी तरफ फिस्कल जो एक्सपेंशन थी वो शो कर रही थी कि टाइम लैग के बाद ये जो सरप्लस है इसने करंट अकाउंट डेफिसिट में कन्वर्ट होना है। लेकिन जितनी तेजी से ये हुआ, आप ये देखें कि 2 माह के दौरान को $1.5 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट चला गया और ये शो कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रोजेक्शन है कि 6 to 9 बिलियन डॉलर्स के दरमियान होगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो पूरे साल का बता रहे हैं, पूरे साल का वो ये कह रहे हैं कि ये 12 to 13 बिलियन डॉलर्स के दरमियान होगा। इट्स मैसिव। जो नून लीग का आखिरी साल था उसमें 17 से 18 बिलियन डॉलर्स के दरमियान था। तो आपकी डायरेक्शन फिर वही है, अगर इस साल आप 12-13 बिलियन डॉलर्स को टच करते हैं और खुदा ना खास्ता अगर रेमिटेंसेस स्लो डाउन हो गई तो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है वो मजीद हमारे सर के ऊपर फिर खड़ा। राना साहब, आपने वो स्टोरी भी की थी कि इंटरवेंशन हुई है और आपने फिगर भी दिए थे और आज वो स्टोरी सच भी साबित हुई है। आज मॉनेटरी पॉलिसी का भी अनाउंस हुआ है। आपने खलीक कियानी साहब की भी बात सुनी, मेहताब हैदर साहब की भी बात सुनी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, फिर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, फिर आप बाकी चीज़ों को भी सामने रखते हैं। मुझे ओवरऑल जो 3 साल के दौरान नज़र आया है कि मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें कोई रिदम नहीं है, कोई एक डायरेक्शन है नहीं। हर दिन नई सिचुएशन होती है और हर दिन एक नया सोच होती है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, मैं आपका जवाब देने से पहले वो स्टेट बैंक की जो प्रेस रिलीज में जुमला लिखा है ना वो पढ़ दें क्लैरिटी के लिए। वो लिख रहे हैं जी कि द स्टेट बैंक डज नॉट सप्रेस एनी अंडरलाइंग ट्रेंड इन द एक्सचेंज रेट एंड इंटरवेंशंस आर लिमिटेड टू एड्रेस डिसऑर्डरली मार्केट कंडीशंस। वो कह रहे हैं अगर हमने कोई इंटरवेंशन की है तो मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई काम हो रहा था तो उसको ठीक करने के लिए की है। लेकिन ये जो मैं फिर इसको दोबारा रिपीट ये स्टेट बैंक, क्योंकि स्टोरी आपने अलग की, ये स्टेट बैंक ने अपने तौर पर डिसीजन लिया है या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन थी? अच्छा देखिए, इस पे जब मैंने वजारत ख़जाना से रब्ता किया स्टोरी करने से पहले, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे से कोई लेना देना नहीं, इसके ऊपर जो भी जवाब देना होगा वो स्टेट बैंक देगा। तो स्टेट बैंक ने अपना जवाब दिया, वो स्टोरी का हिस्सा था। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको तो ये कह रहे हैं कि हमने मार्केट में अगर कोई डिसऑर्डरली अगर कोई एक्टिविटी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए हमने इंटरवीन किया। लेकिन ये वाली जो इंटरवेंशन थी 11 जून से लेके 8 सितंबर तक, उसके बाद गालबन फिर जब ये 170 रुपये आ गया उसको वापस लाने के लिए उन्होंने फिर इंटरवीन की। उसकी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ख्याल है
तो ये जो इन्होंने $1.2 बिलियन फेंका था, जो मेरे ज़राए बताते हैं ये इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता। ये उसी तरह मार्केट में डॉलर फेंके गए जिस तरह सागडार साहब ने $16 अरब फेंका था उनके दौर में, और पीपल्स पार्टी के दौर में $3.5 अरब, और असद उमर के दौर में $4.5 अरब। तो ये उसका हिस्सा था, ये डिसऑर्डरली इंटरवेंशन को रोकने के लिए नहीं किया गया था। एक चीज़ अब आ जाते इस ओवरऑल जो आपका सवाल है कि 3 साल में इस हुकूमत ने क्या किया, क्या इनमें कोई रब्त है इनकी पॉलिसी मेकिंग में या नहीं। इसमें सनाउल्लाह खान साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज की प्रेस रिलीज का मतलब पता क्या है, अगर मोटी बात की जाए आवाम के समझने के लिए, कि अभी तक जो कुछ इकोनॉमी को ठीक करने के लिए किया वो हमने किया। हमने एक्सचेंज रेट को भी डीवैल्यू किया, हमने मार्केट में इंटरवेंशन भी की ताकि रुपए खास हद से आगे जाके ना गिरे। जो वफाकी हुकूमत है उसने कुछ नहीं किया। इस प्रेस रिलीज के अंदर ही लिखा हुआ है कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन कीजिए। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आप ऐसे इकदाम करें जिसे इंपोर्ट डिस्करेज हो, जिसमें उन्होंने कहा कि वो लग्जरी आइटम से रिलेटेड आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाएं। इसी प्रेस रिलीज के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है उसको टाइटन किया जाए। मतलब ये कि जो हुकूमत की एक पॉलिसी में तब्दीली आई थी जब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को की छुट्टी करवाई गई और शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया, तो उन्होंने कहा ये जो कुछ हुआ है इसका मतलब ये है इम्प्लिसिट, ये जो कुछ हुआ है इन्होंने एक मॉनेटरी और फिस्कल एक्सपेंशन की तरफ ये लोग जब गए, मॉनेटरी तो स्टेट बैंक कर रहा था, फिस्कल एक्सपेंशन वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की ये पॉलिसी है। तो आज हम जहाँ पे खड़े हैं इनकी पॉलिसीज़ की वजह से खड़े हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है टकराव नजर नहीं, टकराव इस तरह कह तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बड़े दबे तुले अल्फाज में उन्होंने नब्बे तुले अल्फाज में बता दिया कि ये जो पॉलिसीज आपकी हैं ये क्या है और क्यों है। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में वो ये है कि जब PMLN का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा था वो $19 अरब था। हमारा बजट डेफिसिट कुछ 6.5% ऑफ GDP था। पिछले साल हमारा कोई 7.2 या 7.5% के करीब बजट डेफिसिट रहा है। करंट अकाउंट खसारा पिछले साल 1.6 था। अब जो बात आप कर रहे हैं एस्टिमेट्स की, जो शाह साहब भी कर रहे थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो एनुअल प्लान की किताब छपी है बजट की और जो पार्लियामेंट के साथ शेयर किया, आपको पता है उसके अंदर करंट अकाउंट खसारे का एस्टिमेट क्या है? शहबाज, ये ब्रेक के बाद नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू के बाद शहबाज राना ने जो बात करनी है वो हम ज़रूर सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे जिस इशू पर डिस्कस कर रहे थे। जी सनाउल्लाह साहब, मैं ये कह रहा था कि आप बात कर रहे थे करंट अकाउंट खसारों की प्रोजेक्शन की और उसका एनुअल क्या होगा नंबर। अभी जो बजट के दौरान जो एक्सरसाइज थी और एनुअल प्लान की किताब छपी जो हमारे मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस को भी दी गई, तो उसके अंदर आपको पता है कि जो करंट अकाउंट खसारा है उसका नंबर क्या है? $2.3 अरब सालाना तखमीना लगाया गया है, ठीक है, जून में। और आपको पता है कि 2 माह का क्या नंबर आया वो सबको पता है, $2.3 अरब। मतलब ये लोग इतने नालायक हैं कि इनको ये नहीं पता कि इस साल का करंट अकाउंट का खसारा इनका कितना होगा। कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई बात समझ साहब हर 2 महीने बाद तो वजीर, एडवाइजर, मावन खसूसी बदल जाते हैं, चेयरमैन FIR बदल जाता है, तो किस तरह अंदाजा होगा? नहीं देखें, ये तो वही टीम है ना जिसने अप्रैल में जो आई थी और चल रही है ना, तो इन्हीं का ये बनाया हुआ है। फिर अभी स्टेट बैंक का जो उन्होंने कहा जी, एक तो गवर्नर स्टेट बैंक की बात को हमेशा याद रखिएगा, जब भी करंट अकाउंट खसारे की बात करनी है तो खुशी से करनी है, गम से नहीं करनी। तो उन्होंने हमें ये नसीहत की है, तो इसको आपने भूलना नहीं है। तो खुशी की बात यह है कि 2 माह में $2.3 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है और उनके जो एस्टिमेट है 6.5 से 9.5 अरब। 3 साल हम ढोल पीटते रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस नहीं, उसमें देखें जो बुनियादी बात है ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, PMLN की हुकूमत ने भी कर्जे लेके इकॉनमी चलाई और उनका भी सारा इंपोर्ट्स के ऊपर और कंजम्पशन के ऊपर फोकस था। PTI की हुकूमत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जब इकॉनमी को वैसे ही कंसोलिडेट हो रही थी, IMF के प्रोग्राम में थे, उसके बाद कोरोना की वजह से भी कुछ सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई, तो जो स्ट्रक्चरल इशूज़ थे पाकिस्तान की इकॉनमी के, उनको ये एड्रेस कर लेते। इन्होंने इसको एड्रेस नहीं किया गया। जो भी वज़ीर ख़ज़ाना आता है वो हर हफ्ते जाके वज़ीर आज़म को बताता है आपको मुबारक हो, आज कर्जा कम हो गया, आपको मुबारक हो, आज जो करंट अकाउंट खसारा कम हो गया है, आपको मुबारक हो, आज फ़लाँ मुल्क के अंदर इतने 100% की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। वो जब डिटेल निकालो तो अंदर से बुनियाद की एक्सपोर्ट 20% बढ़ी होती है और पीछे होते हैं $10 मिलियन की। ठीक है क्यानी साहब, ये आप भी हमारे साथ ही हैं, 20-25 साल से ही हम देख रहे हैं, और जो पिछली जितनी हुकूमतें आई हैं, जो भी आता है हुकूमत पहले IMF के पास जाता है, फिर 3 साल कंसोलिडेशन की तरफ जाता है, फिर आखिरी 2 साल जो होते हैं इलेक्शन के होते हैं, तो उसमें फिर मुख्तलिफ उनकी स्ट्रेटजी होती है। मुझे भी जो पिछली 2-3 हुकूमतें थी उसी में भी यही ट्रेंड था और आज भी यही नज़र आ रहा है। राना साहब तो कहते हैं ये नाअहली है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरे साल का करंट अकाउंट डेफिसिट बताया और अब 2 महीने में वो हो गया है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि वही ट्रेंड चल रहा है या अब बिल्कुल ही जो है हर वज़ीर ख़जाना आता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद
उसकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, स्टेट बैंक की अलहदा स्ट्रेटजी है, प्राइम मिनिस्टर की और हुकूमत की अलहदा स्ट्रेटजी है। तो ये किस तरह हमारी इकानमी किस तरह चलेगी और लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों पे जो प्रेशर है, वो किस तरह कम होंगे? सर बेसिकली देखें, राना साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं उससे एग्री करता हूँ कि अगर आपका जो टारगेट पूरे साल के लिए है वो अगर 2 महीने में पूरा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आप तो साइंसदान साबित हुए और हम जिन लोगों को आप पढ़ा रहे थे वो सारे बेवकूफ़ हैं। एक तो बात यह है। दूसरा ये है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लगा देंगे, मैं छोटी सी एक आपको मिसाल देता हूँ। एक दिन तरबेला डैम भर गया जो हर साल भरता है और साल में बाद का दो तीन दफ़ा भरता है। जिस दिन मंगला तरबेला डैम भर गया उससे एक दिन बाद उनसे प्राइम मिनिस्टर से ट्वीट कराया गया कि जी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और बड़ी कामयाबी है हमारी, हमने बड़े यानी मेहनत से पानी का इस्तेमाल किया और बड़ी दयानतदारी से इस्तेमाल किया और उसकी वजह से डैम हमारा भर गया। जबकि जब वो ट्वीट कर रहे थे तो उस वक्त ऑलरेडी वो 2 फुट गिर चुका था। तो प्राइम मिनिस्टर को कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इनके ऊपर मिसलीड ना करें, उनके मशीर जो है तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे वो एक शेर याद आ जाता है अपना जालिब साहब का कि साजिशें वही हैं खिलाफ अवाम और मशवरे वही हैं मशीरों के। तो ऐसे नहीं चलता। जब एक तो और प्राइम मिनिस्टर को जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, थोड़े से वो हैं भी कानून के कच्चे, तो एक बंदा जो आके उनके कान में बात कर देता है उसकी बेसिस के ऊपर वो अपनी पूरी टीम उखाड़ के फेंक देते हैं। होता यह है कि वो फिर अगले जब तक वो सेटल होते हैं उनको चीज़ों की समझ आती है तब तक उनके दिन पूरे हो जाते हैं। और इसी तरह से ये आज तक आपने देखा होगा कि 5-6 तो उनके अपना एडवाइज़र और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हो गए। फाइनेंस की जो टीम थी, अपना सेक्रेटरी फाइनेंस काफ़ी सारे चेंज हुए। इसी तरह जो अपना FBR के चेयरमैन थे और उनके जो मेंबर्स थे वो चेंज होते रहे। ऐसे सर कैसे होगा? आप एक बंदे की ज़िम्मेदारी लगाते हैं फिर उसको ऑन करें, उसके पीछे चलें। पहले दिन ही मैं तो कहता हूं कि जब असद उमर को उन्होंने हटाया था तो पहली गलती तो ये थी कि उनको पूरे 9 महीने तक ये फैसला नहीं करने दिया कि हमने IMF के पास जाना है या नहीं जाना देना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लाहौर से चलें अपनी गाड़ी लेकर और आपको नज़र आ रहा हो कि जी आपकी गाड़ी हीटअप हो रही है, आप उसका इलाज करने के बजाय आप कहें कि जी मैं देखता हूँ आगे जाके देखूंगा, और जब तक आप इस्लामाबाद पहुँचे आपका इंजन सीज कर जाए। एग्जैक्टली इस इकानमी के साथ वही हुआ कि इकानमी जब 9 महीने तक आपने फैसला कोई नहीं किया तो इकानमी सीज कर चुकी थी। आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से नीचे जाके काम दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पड़ी थी, बजाय इसके कि आप उस वक्त काम करते जब आप माजी में भी हमने देखा जो पिछली हुकूमतें थी कि जो भी वीकनेसेस थी, जो भी चीज़ें डेवलप हो रही थी वो पिछली हुकूमत के खाते में डालें, जो ये आज तक डाल रहे हैं। ये अगर उस पहले दिन डाल के IMF के साथ डील कर लेते तो मेरा ख्याल है जो करेक्शंस उस वक्त हो जाती आज तक उसको लोगों ने सार लेना था, इकानमी ने ऑब्जर्व कर लेना था। आज सूरत हाल ये है कि आप वापस वहीं खड़े हैं जहाँ से आपने शुरू किया था, और आपको जिन चीज़ों के ऊपर आपने अपना क्रेडिट क्लेम किया था वो सारी चीज़ें अब आपके डिसक्रेडिट में जा रही हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आइंदा जब अगले 2 साल आपको हों तो एक क्लियर डायरेक्शन के साथ चलें और जो वीकनेसेस थी उनको एड्रेस करें। ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप हर 10 किलोमीटर के ऊपर टंकी में पानी डालते जाएं और जब वो दोबारा हीट अप हो और आपको गाड़ी दोबारा खड़ी करनी पड़े। ठीक है कियानी साहब। मेहताब साहब, ये तो बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल बता रहे हैं, और अभी क्या नज़र आ रहा है? अब ये मौजूदा वज़ीर ख़जाना चल पाएंगे, आपको नज़र आ रहा है, या फिर कोई चेंजिंग आती नज़र आ रही है आपको? देखें, उनके पास टाइम तो जो है वो थोड़ा रह गया है, महीने से भी कम का टाइम है, जिसमें उन्होंने सेनेटर जो है वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उन्हें पूरा यकीन है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। जब फैसला नहीं होता तो उसके नतीजे में आपको पता है कि फिर मुख्तलिफ तरह की अपने ऊपर यकीन है। ये तो अब मैं क्या इसके बारे में बात साहब ने काफ़ी बातें बता दी। देखें, मसला ये है कि जब पहले बुनियादी तौर पे कियानी साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, उसकी वजह क्या है? देखिए, हम उस ज़माने में क्या लिख रहे थे? हम ये लिख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ लेने के बाद जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि IMF के साथ आपको एक ऐसी डील निगोशिएट करनी चाहिए जो आपको फेवरेबल हो। अब उसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उनकी कंडीशंस बड़ी टफ थी, लेकिन उस टाइम ऐसा कैपिटल हुकूमत के पास था, शुरू में एक मैंडेट भी था, वो अगर उस टाइम निगोशिएट कर लेते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। जब आपने काफ़ी अरसा गुजार के उनके साथ एक डील निगोशिएट की तो उसके नतीजे में आप ये देखें, आप IMF को बड़ा करीब से देखते हैं,
अभी जो IMF के साथ किया इन्होंने वो ठीक है कि IMF को अभी तक इन्होंने टाइम लिया हुआ है, दोबारा भी जाएंगे, तो अभी क्या सूरत हाल है IMF के प्रोग्राम के हवाले से? मुझे तो अगर मेरी पर्सनल असेसमेंट पूछते हैं तो ये लिंगर ऑन करना चाहते हैं। लिंगर ऑन करके इन्होंने अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, ये कहते हैं कि हमने कर्टेल कर दिया है, लेकिन ये ग्रेजुअली उसको मोमेंटम करना चाहते हैं कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को, और ये सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं। की कॉल आ रही है कामयाब जमा प्रोग्राम पर, हम एक वक्फे के बाद बात करें, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेहताब, आप बात कर रहे थे कि अब वे फॉरवर्ड हमारा है क्या? देखिए, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, उसमें ये 5 सालों के दौरान जो डॉल आउट करना चाहते हैं मुख्तलिफ स्कीम्स के अंदर, वो 3.7 ट्रिलियन रुपीस लिखा हुआ है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे वो कहते हैं नहीं हमने बड़ा कम कर दिया है, 90-100 अरब रुपए के लगभग इस साल में होगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये IMF के प्रोग्राम का इंतजार करेंगे, ये कोशिश करेंगे इसको लिंगर ऑन करें, लेकिन जैसे ही IMF के प्रोग्राम से निकले ये कोशिश करेंगे कि उसको बढ़ाएं। ने मुझे 7 साल बताए थे, 7 साल। उसमें 5 ईयर्स लिखा हुआ है जी, मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मौजूद है उनका, जो उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ किया है शेयर। लेकिन बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि जब इकॉनमी हीट अप हो रही हो, आप इस तरह की पॉलिसीज अगर अपनाएंगे, फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आप छोड़ के जाएंगे। और चांसेस ये हैं कि पब्लिक डेट, एक इस बात पे उससे वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि देखें ये डेट टू GDP रेशो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी वो नहीं बताते, वो ये है कि आपको पता है रीबेसिंग ऑफ नेशनल अकाउंट्स की एक्सरसाइज जारी है। आप अपनी GDP को जैकअप कर दें तो शायद डेट टू GDP रेशो कम हो जाए, लेकिन अगर इसी पे आप रखेंगे तो आपकी डेट टू GDP रेशो कम नहीं होगी, बल्कि उस पर भी आप नया रिकॉर्ड बना चुके हैं, अब तो और मजीद बनाएंगे। अब तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमने कर्जे लिए हैं, लेकिन उस बात पे अड़े हुए हैं कि ये हमने कर्जे इसलिए लिए हैं कि जो पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए थे उनको वापस करने के लिए। तो बढ़ कैसे रहे हैं जब वापस भी कर रहे हैं? देखें, फिर वही बात है ना, आपकी बढ़ने की बुनियादी वजूहत ये है कि आपने इंटरेस्ट रेट को 13.25 PMLN करके गई थी, या आपने किया था? इन्होंने किया था। तो आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ेगी ना भाईजान जब आप उसको डबल कर देंगे। और उसके बाद जो सारी पॉलिसीज आपकी थी, नेट एडिशन जो है जो आपने किया है PTI ने, वो पाकिस्तान की पिछली किसी हुकूमत ने इतना इजाफा नहीं किया। तो आप इस बात को तस्लीम करें, अगर PMLN ने इजाफा किया था 14 या 15 ट्रिलियन का, आप कम अज कम 3 सालों में 17.8 ट्रिलियन का इजाफा कर चुके हैं फॉर गॉड सेक, पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज के अंदर। आप उस चीज को माने, जहां जहां पे आपकी कारकर्दगी बेहतर है हम उसको भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। मसलन आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, कितनी बढ़ाई हैं? एक्सपोर्ट्स दोबारा $25 बिलियन को टच की हैं। उसकी बुनियादी वजह प्राइस है, प्राइस की वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, क्वांटिटी कम हुई है। अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाते तो ये $30 बिलियन की होती। तो डेविल लाइज इन डिटेल्स, जब तक आप डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे तब तक आप ठीक एनालिसिस नहीं कर सकते। राना साहब, क्या करें? पाकिस्तान की आवाम शदीद मुश्किलात में है, प्रेशर में है। यूटिलिटी प्राइस देखें, खाने पीने की अशिया देखें, आपकी स्टेट बैंक की पॉलिसी देखें, फाइनेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसी देखें, और वो तो यही कहते हैं कि जी तहम्मुल करें, घबराना नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, आवाम को घबराना नहीं चाहिए? क्योंकि आप इकानमी पे नज़र रखते हैं, तो आवाम को कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ रिलीफ मिलेगा इन्हें। सनाउल्लाह खान साहब, आखिरी वक्त कब कहा था, आखिरी टाइम प्राइम मिनिस्टर ने, कि आप लोगों ने घबराना नहीं? कितना अर्सा हो गया इस बात को कहे हुए? थोड़ा ही अर्सा हो, नहीं महल काफ़ी देर हो गई, अब नहीं कहते वो, क्योंकि अब जो हालात हैं काफ़ी ख़राब हैं। इन्होंने जो एक फील गुड फैक्टर देने की कोशिश की थी, वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कोरोना की वजह से जब आपकी इकॉनमी बंद हुई पिछले साल, तो इस साल जब इकॉनमी खुली थी, चूँकि बेस आपकी ज़ीरो हो गई थी, तो ये 1 कप भी है ना, तो ये 100 कप लगते हैं, 100% ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो उस वजह से इन्होंने कहा जी इकॉनमी ग्रो कर गई है, सब बड़ा अच्छा हो गया है, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गई है। ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लोगों की आमदन में 75% इजाफा हुआ है। फवाद चौधरी साहब को काम कहिए, हमारे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, उन्हें कहें कि ज़रा ये 75% इजाफे का डॉक्यूमेंट तो कोई हमें दे, मैं खुद खबर करूँगा। वो डॉक्यूमेंट तो बन जाता है। नहीं, वो बना के दे, हम कोई पागल तो नहीं है ना, हम उनके दिए डॉक्यूमेंट का आंखें बंद करके चला लेंगे, हमें भी पता है कि नंबर्स कैसे बनते हैं। तो उन्हें ज़रा उनसे नेक्स्ट टाइम कहिएगा कि ज़रा डॉक्यूमेंट मुझे दे दें, आपको दे दें, शाहजी को दे दें, ठीक है? शाहजी वैसे बड़े दोस्त हैं उनके, तो ये तो और अच्छी खबर करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स तो देना, आपके भी दोस्त हैं। तो 1100 अरब की जो बात करते हैं कि किसानों को 1100 अरब रुपया चला गया, इन्होंने कोई आज से मेरे ख्याल 2 माह पहले पंजाब हाउस में एक उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई थी डॉक्टर इशरत से, जमशेद इकबाल चीमा जब नए आए थे, वो थे, आप भी उसमें मौजूद थे, तो उसमें इन्होंने 1100 अरब कहा। तो मैंने मुझे इसकी बेस तो बताइए 1100 अरब की,
कि 1100 अरब किधर से गया, कोई नंबर है उसका सॉलिड पीछे कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी इस बात को कितने में हो गया, हमें तो आज तक डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। तो फवाद चौधरी क्या कहते हैं, ये इररेलेवेंट चीज़ है, अनटिल एंड अनलेस वो उसके पीछे कोई हमें कोई दस्तावेजी सबूत दे, हम नहीं मानते, क्योंकि ना तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स का प्राइस को देखते हैं ना, जब आपकी वीट की आपकी बाकी वो करें ये जो प्राइस बढ़, मुझे एक बात बताइए, फिर एक काम कीजिए ना, फिर एक आप काम कीजिए, नहीं तो फिर कॉस्ट जो अगर आपकी खाद जून 2018 में क्या थी, खाद जून 2021 में क्या है, आपकी जो वो है आपकी मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, आपकी स्प्रेज हैं, उनकी प्राइस क्या है, डीजल की कीमत क्या है, फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है, बाकी आपके बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं, वो सारी चीजें बीच में 1100 अरब में से माइनस करें ना। उसके अलावा एक चीज को जो नहीं राणा साहब, एक चीज को हम मिस करते हैं कि हमारा जो एक लिविंग है, एक बंद किसान है, कोई भी आप राणा साहब हैं, मेहताब हैं, आपकी जो कास्ट है, आपको लिविंग कास्ट जिसको आप कहते हैं, वो जब बढ़ जाती है तो आप उस चीज़ को पास ऑन करते हैं। किसान ने पास ऑन करना है, एक बिजनेस ने पास ऑन करना है। अगर वो कपड़े पहले 10 रुपए के खरीद रहा था 20 के खरीद रहा है तो उसने पास ऑन। अच्छा, इसमें शौकत जो अभी बात हैं बाकी सनाउल्ला खान साहब एक बड़ी उन्होंने मिस गाइड करते हैं लोगों को। ये एक आपको अब नैरेटिव दिया जा रहा है सरकारी तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम है। जो वजारत ख़जाना की प्रेस रिलीज आई है वीकेंड में, उसमें डॉलर टर्म्स में ये बाकी रीजनल ममालिक की आपको कीमतें बता रहे हैं। तो जब आप उसको डॉलर टर्म्स में बता रहे हो तो खुदा के बंदो ये भी तो बताना कि आपके रुपया जो 170 का है और अफगानी रुपया जो या 82 का या गालबन 86 इसके आसपास है, इंडिया का रुपया कितने के ऊपर है। राणा साहब पर कैपिटा इनकम भी बताएं, पर कैपिटा इनकम बताएं। तो ये लोगों को मिसगाइड ना करे। हम कोई सियासतदान तो नहीं है जो हमने इनको हटा के खुद आना है। हमारा काम है लोगों को सच बताना और हकीकत बताना। वे फॉरवर्ड इनके पास कोई नहीं है। शौकत तरीन साहब भी वही हरकतें करना शुरू हो गए हैं जो इससे पहले वाले लोगों ने की थी। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप किसी की आवाज़ को दबाकर आप कोई काम कर लेंगे, इकोनॉमी को अच्छा कर लेंगे, तो नहीं हो सकती। जो बातें हम पहले लिखते रहते थे, आज पॉलिसी स्टेटमेंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब कुछ एग्जैक्टली वही है। आप पिछले 1 साल का मीडिया प्रेस उठा के देख लीजिए, उसमें खबरें मेन जो है न्यूज़पेपर्स में से उठा के देख लीजिए, उसको आप जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है उसमें जब आप डाल दें तो यही प्रेस रिलीज बनेगी। तो ना शौकत तरीन के बस में लगता है कोई चीज़ है। उनके अभी जो बुनियादी तौर पर अगर वो वफाकी वज़ीर ख़जाना है तो उनकी जो मुद्दत है वो 25 दिन भी नहीं रहेगी। ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कोई शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। सेनेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। तो फिर तो मार्केट में चहमगोइयाँ होंगी। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शौकत तरीन साहब की कारकर्दगी से इतने ही मुतमिन है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो अब फिर तो अनाउंस कर देना कि ये मेरा वज़ीर ख़जाना है और ये मैं इसको फलां सीट से सेनेटर बना रहा हूँ। सुबह करें। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम खलील कियानी साहब से सेक्टर की कारकर्दगी पर बात करेंगे और राना साहब और मेहताब साहब से FBR के हवाले से बात करेंगे। वहाँ भी काफ़ी तब्दीलियाँ और एक एक्ट भी आया उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कियानी साहब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और एनर्जी सेक्टर पे दावे तो बहुत हैं, लेकिन ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो गई। और आज आपकी मैं स्टोरी भी पढ़ रहा था कि गैस प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है और जो यूटिलिटी प्राइसेस हैं जिसमें बिजली भी है गैस भी है, ख़ासकर बिजली के गुज़श्ता 2 माह के दौरान भी जो लोगों के बिल आए हैं लोगों की बर्दाश्त से बाहर है। और नज़र अब ये आ रहा है कि आगे आगे बिजली की कंजम्पशन जो है उसमें कमी आना शुरू हो गई है। सर्कुलर डेट पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मुख्तसरन बता दें कि सिचुएशन है क्या और लगता है आपको उम्मीद है कि एनर्जी सेक्टर में कुछ बेहतरी आ सकती है? सर जी, बात यह है कि मैं 2-3 नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़्यादा बात नंबर्स नहीं शेयर करूँगा। जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई और जून 2018 के अकाउंट्स फाइनल हुए तो उस वक्त जो सर्कुलर डेट का नंबर था वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन था। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की बात कर रहा हूँ, जो बढ़ के 2.5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया अभी जो जून कंक्लूड हुआ उसमें से कुछ पेमेंट्स जो IPPs को हुई उसकी वजह से कोई 100-150 अरब मज़ीद कम हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट वो डबल के ऊपर है अपना 3 साल के ऊपर। अगर वो डबल के ऊपर है तो मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि जी हालात बेहतर नहीं हुए। और उसके साथ आपने देखा कि बिजली के जो रेट्स थे ऑन एवरेज 50% इंक्रीज़ हुए हैं जून 2018 और आज से कुछ दिन पहले तक। और इसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज हैं, फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट्स हैं मंथली, वो इसमें शामिल नहीं है। तो जब रेट्स भी बढ़ रहे हैं, लॉसेस कम नहीं हो रहे और सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, तो मैं ये मतलब मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ कि कोई चीज़ बेहतरी आई है। एक तो उस तरफ तो ये हो गया। जो गैस है, गैस की आपको याद होगा कि इन्होंने आते साथ को अप टू 146% इंक्रीज़ की थी गैस के रेट्स। और उसके बाद जो LNG की जो सूरत हाल रही वो आप सबके सामने है। और ये इस हद तक
ये आपके ये ठीक है इस हद तक कि जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं वो उसके ऊपर टैक्सों का वो शरह नहीं है जो आज से 3 साल पहले थी। ये अलग बात है कि जो पेट्रोल की रेट है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लेवल के ऊपर है, तो लिहाजा जो बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। अच्छा, इस तरह जो पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थी, जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं, उनमें से तो मुझे किसी में कोई कंपनी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। 0.5% अगर लॉसेस कम हुए हैं तो उसकी मैं गारंटी नहीं करता, इससे ज़्यादा कोई बेहतरी नहीं है। आप बजट से पैसे डालें तो ये सर्कुलर डेट कम हो जाएगा, आप ना डालें तो नहीं कम हो जाएगा। कियानी साहब टाइम बहुत कम है, शुक्रिया आपका। मेहताब मुख्तसरन बताएं कि FBR के हवाले से एक टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी आया है और नैब को भी कुछ इख्तियारात दिए हैं, बाकी भी रिटेलर पे और जो कमर्शियल हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनके बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया है। तो ये तो सारी चीज़ें फिर अल्टीमेटली पास ऑन होंगी आपके कंज्यूमर के पास, पाकिस्तान की आवाम के पास। तो इनको तो आसान टैक्सेशन के अलावा चाहिए क्या इनको? देखें, बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब जब आए थे तो वो कहते थे कि मैं 4000 से 8000 अरब कर दूंगा एक साल में। पहले 2 साल ग्रोथ जो है फ्लैट रही, तीसरे साल में जो है वो कोई 700-800 अरब रुपए का इजाफा हुआ। और अभी भी जो इजाफा आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इंपोर्ट्स के बढ़ने की वजह से है। ये जो मेजर्स अब लिए हैं इन्होंने, ये बड़े ड्रास्टिक किस्म के मेजर्स हैं कि आप कनेक्शन कार्ड दें और आप जो है वो सिम जो है वो IMF की अप्रूवल से हुए हैं। डेफिनेटली IMF से इस सिलसिले में इनकी बात हुई होगी, लेकिन आप ये देखें ये फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज हैं और ये अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं ये कोर्ट्स के अंदर भी जाएंगे। और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी ब्रीच है उसकी कि आपने जो सिक्रेसी ऑफ डेटा है उसका ख्याल नहीं रखा। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली सुपीरियर जुडिशरी की तरफ अल्टीमेटली जाएंगी और वहाँ पे फैसला होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि FBR अपना काम करने में नाकाम हो गया है। जब आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप दूसरों की चीज़ों का सहारा लेकर अपने टैक्सेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं। और अल्टीमेटली पहले भी ये कोशिश हुई है, इंफॉर्मेशन एक चीज़ है, उसको टैक्सेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना दूसरी चीज़ है, जो कि बड़ा मुश्किल है और FBR की कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। टाइम कम है। शहबाज, आखिरी आपके वर्ड चाहिए मुझे FBR के हवाले से। एक तो आपने स्टोरी की थी जिसमें हैकिंग हुई थी, उसका फॉल आउट अभी तक कोई इस किस्म का नज़र नहीं आया। एक तो चेयरमैन उसमें अब बताया नहीं जा रहा कि उसी की वजह से तब्दील किया गया या कोई और वजह है। दूसरा, ये जो एक लॉ आया है इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मेहताब ने बात की है कि ब्रीच हो रही है सिक्रेसी की, माजी में इस पर बड़ी सख्त एक रद्दअमल होता था, इस दफ़ा कोई रद्दअमल भी नहीं आ रहा। सनाउल्लाह खान साहब, आपकी जो अपोजिशन है वो बिल्कुल फारिग है, ठीक है। वो अपने करप्शन बचाने में, अपने जो कोर्ट केसेस है उसे भुगतने में लगी हुई है। तो जितनी हुकूमत यहाँ पे वन आफ्टर अनदर वो जितने ये ब्लंडर्स कर रही है, उसके बावजूद इस हुकूमत को 3.25 साल हो गए हैं। तो इससे नालायक अपोजिशन हो नहीं सकती मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं। इतने इनके ऊपर ग्राउंड मिला होता है, उसके ऊपर ये खेल भी नहीं सकते। इस हद तक अपोजिशन आपकी फारग है। गवर्नमेंट को तो हम तनकीद करते ही करते हैं। ये जो अब ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने कुछ काम किए हैं, ना सिर्फ जो टैक्सेशन के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, ये आपके आइन की बहुत सारी केसेस में जो खिलाफ वर्जी है। आइन के अलावा जो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपकी कुछ सोसाइटी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आपकी नॉर्म्स होती हैं, उसकी भी वायोलेशन है। और बहुत सारे काम इसलिए इस ऑर्डिनेंस के तहत किए हैं कि माजी में जो कुछ गैर कानूनी काम FBR ने और हुकूमत ने किए थे उसको भी इस ऑर्डिनेंस के जरिए कवर दिया गया है। अगर किसी के बिजली का कनेक्शन काटने से टैक्स का रेट बढ़ता है तो बढ़ा के ये करके भी देख लें। बुनियादी बात यह है कि जो फॉर्मर चेयरमैन FBR थे सैयद शब्बर ज़ैदी, उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो इस वक्त तकरीबन 21-22 हज़ार लोगों की FBR की फोर्स है, कहते हैं इनमें से अगर आप 10 से 12 हज़ार लोगों को भी फारिग कर दो तो उसका कलेक्शन के ऊपर कोई नफ़ी असर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा। तो इस वक्त जितना काम हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जो कलेक्शन हो रही है, मैंने अभी पिछले हफ्ते खबर की है, इंपोर्ट के ऊपर आपका 55% टैक्स है। टोटल कलेक्शन जितनी होती है उसका 55% इंपोर्ट के ऊपर, और जो इंपोर्ट के ऊपर कलेक्शन हो रही है उसका 1/3 तकरीबन 33% जो है वो आप खाने पीने की अशिया, जो कुकिंग ऑयल है और आपके पेट्रोल डीजल वगैरह, इसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। तो फिर आप कहते हो कि जो वो तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, फिर आप कहते हो कि घी क्यों महंगा हो रहा है, कार्टेल्स हैं। इस मुल्क के अंदर कार्टेल्स नहीं है, इस मुल्क के अंदर जो महंगाई हो रही है हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से हो रही है। ठीक है शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब आपका भी, खलीक कियानी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।